नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पल्लव राजवंश के इतिहास को। दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश है और जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत साधारण भाषा में आपको वह सब कुछ बता सकूं जो इस वंश से कनेक्टेड है और जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं पल्लव राजवंश के विषय में। जब हम पल्लवों का क्षेत्र देखते हैं तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहीं पर इनका साम्राज्य हमें दिखता है। इसके दक्षिण में चोल साम्राज्य मिलेगा, यहाँ आपको चेर साम्राज्य मिलेगा और सबसे दक्षिण में पांड्य साम्राज्य हमें दिखेगा। मुख्यतः जो 9वीं सदी का काल है वहीं पर हमें यह पल्लव साम्राज्य दिखेगा। कांची इस साम्राज्य में सबसे फेमस स्थान होगा। हम देखें जो पल्लव राजवंश है इसका उद्भव कैसे हुआ और जो आरंभिक विकास है इस राजवंश का वह किस प्रकार से हमें दिखता है। हमने पीछे चर्चा की थी इक्ष्वाकु राजवंश की, और उससे पहले एक राजवंश है आंध्र भृत्यो। हमने इक्ष्वाकु राजवंश को सिर्फ इसलिए कवर किया था कि जब हम पल्लव राजवंश को पढ़ें तो आप रेफरेंस जोड़ पाए कि यह राजवंश किस प्रकार से आया था। तो इक्ष्वाकु जो राजवंश है इनके जो उत्तराधिकारी हैं वह हमें पल्लव मिलेंगे और इन्होंने जो आंध्र का क्षेत्र है वहां पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। जो पल्लव राजा हैं इनमें हम देखें तो यह परम भागवत की भी उपाधि लेते हैं, लेकिन जो शैव धर्म है उसको भी यह आदर देते हैं। तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों का प्रभाव हमें इस पल्लव राजवंश में मिलेगा। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जो इस वंश के विषय में हमें बताते हैं तो ताम्रपत्र हमको बड़ी मात्रा में मिलेंगे जो मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कुछ हमें संस्कृत के अभिलेख भी मिलेंगे जो इस राजवंश के विषय में हमें बताएंगे। संस्कृत अभिलेखों में जैसे हम देखें तो जो नरसिंह वर्मन का वायुलूर स्तंभलेख है वह इसी तरह का एक अभिलेख है। जो पल्लव राजवंश है इसके विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। यह किस प्रकार से उदित हुए, क्या यह भारतीय थे या किसी अन्य क्षेत्र से आकर भारत में बस गए थे, उनके विषय में बहुत सारे विवाद हैं। मुख्यतः 3 भागों में इसे बांटा जाता है, उसे हम देख लेते हैं। जो पहला मत है वह कहता है कि जो पल्लव हैं या फारस और जो सिंधु जनपद है उनके मध्य कहीं बसते थे। राजा सागर जो थे उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया, लेकिन जो विश्वामित्र थे उन्होंने मध्यस्थता की और इस कारण से जो यह पल्लव राजवंश है यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और भारतीय क्षेत्र में आकर बस गया। जो पल्लव हैं इनको कहा जा रहा है यह इंडो पार्थियन है और यह गांधार और पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। जो पहली सदी ईस्वी में पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र से भारत में आए हैं और धीरे धीरे निचले सिंध क्षेत्र को होते हुए जो सातवाहन साम्राज्य था उस समय जो कृष्णा और गोदावरी नदी का क्षेत्र है वहां से होते हुए जो आंध्र का जनपद है वहां पर जाकर बस गए। धीरे धीरे इन्होंने अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था स्थापित की और तीसरी सदी का काल आते आते जो कांची का क्षेत्र था वह इनके अधीन हो गया। तो जो पहला मत है वह कह रहा है यह फारस और सिंधु जनपद के मध्य कहीं रहते थे और इनको इंडो पार्थियन माना जा रहा है। जो दूसरा मत है वह कहता है जो पल्लव प्रजाति है वह मद्रास के जो वेंगी जनपद है जो कि मूलतः कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो निचला भाग है वह क्षेत्र है, अर्थात जो वेंगी का क्षेत्र है वह कृष्णा और गोदावरी नदियों के निचला क्षेत्र है, वहां के यह निवासी थे। मूलतः यह यहीं के लोग हैं और यह मानते हैं कि जो नाग वंश था उन्हीं से यह कनेक्टेड है, उनका रक्त संबंध था इस पल्लव राजवंश से। हालांकि जो पल्लव हैं यह एक अलग शाखा के रूप में स्थापित हो गए। जो तीसरा मत है वह कहता है जो पल्लव हैं वह लंका के वासी थे और जो इनका मूल स्थान है वह कोंड मंडलम है। सातवाहन साम्राज्य से इनका संबंध हो सकता है। तो मूल इनका क्या है, लंका क्षेत्र। हालांकि जो सातवाहन साम्राज्य था उससे शायद इनका रक्त संबंध था और धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। तो पल्लव जो है वह पितृपक्ष से मतलब पिता के पक्ष से जो उरैयूर के चोल वंश के राजा हैं और जो माता पक्ष के श्रीलंका से संबंधित है और श्रीलंका में भी जो मणिपल्लवम जनपद है उससे यह कनेक्टेड है। तो पिता पक्ष से चोल वंश से, माता पक्ष से लंका से कनेक्टेड है। तो देखिए लंका वाली जो बात है उसमें भी आपको कुछ विभेद मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि सातवाहनों से इनका संबंध है, यहाँ पर चोलों से इनका संबंध था, लेकिन जो मूल था यह लंका के थे, मतलब एक पक्ष से यह लंका से थे
और दूसरा पक्ष जो जुड़ा वह भारत के या तो सातवाहन या फिर चोल राजवंश। और उसके अलावा यह भी माना जाता है कि नागवंश में भी इनके वैवाहिक संबंध थे, तो वहां से भी यह कनेक्टेड है। तो चोल राजवंश, श्रीलंका का क्षेत्र और नागवंश तीनों से यह कनेक्टेड है। तो अलग अलग मत मिलते हैं हमको पल्लव राजवंश के उदय के विषय में। निष्कर्ष रूप में हम समझे कि जो पल्लवों का मूल स्थान है वह तोंड मंडलम ही हमें दिखता है। ज्यादा प्रमाणिक हमको यही मिलता है कि पल्लव तोंड मंडलम से कनेक्टेड है, अर्थात श्रीलंका से कनेक्टेड है। इनका उद्भव मौर्य साम्राज्य के समय ही हो चुका था, लेकिन उस समय यह केवल एक सामंत के रूप में काम कर रहे थे। बाद में अपनी इन्होंने एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की और एक बड़े साम्राज्य की नींव डाली। मणिमेखले इस राजवंश के विषय में हमें बताता है, जो कि रसनगयम की रचना है। तो बेसिकली हम समझना चाहें तो हमको सातवाहन साम्राज्य मिलेगा, साम्राज्यिक व्यवस्था में नागवंश मिलेगा और उसके बाद हमें पल्लव राजवंश मिलेगा। हालांकि हमने अभी देखा कि यह पहले से ही सामंतों के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जब हम कहेंगे राजनैतिक व्यवस्था के नियंत्रणकर्ता के रूप में, तो यह हमें नागवंश के बाद ही दिखेंगे। जो आरंभिक पल्लव हैं, इनका विवरण अगर हम समझना चाहें तो प्राकृत लेखों में सबसे ज्यादा मिलेगा, जो कि 250 से 350 ईस्वी के समय काल के विषय में हमें बताते हैं। वहीं जो संस्कृत लेख हैं वह 350 से 600 ईस्वी तक इस राजवंश के विषय में जानकारी देते हैं। प्राकृत लेख पुराने हैं, अर्थात पुराने पल्लवों की यह जानकारी देंगे। वहीं जो संस्कृत लेख हैं वह बाद के पल्लवों की हमें जानकारी देंगे। तो पल्लवों का जो वंश क्रम है, अगर हम वह समझना चाहें तो जो प्राकृत अभिलेख हैं इनकी तिथि कितनी पुरानी है यह ज्ञात नहीं है। उनके आधार पर यह माना जाता है कि 250 से 350 ईस्वी तक के जो पल्लव हैं वह इसमें उल्लेखित हैं। इन प्राकृत अभिलेखों के अनुसार जो इनका वंश क्रम है वह सिंहवर्मन से प्रारंभ होता है और कब तृतीय सदी के अंत से। तो तृतीय सदी के अंत से सिंहवर्मन के समय पल्लव राजवंश प्रारंभ होता है, ऐसा प्राकृत अभिलेख बताते हैं। उसके बाद जो इनका राजा है स्कंद वर्मन, जो कि चतुर्थ सदी अंत तक शासन का नेतृत्व करता है और इसके समय जो मयूर का क्षेत्र था उसको गंग राजवंश से चुना गया था। उसके बाद जो प्राकृत अभिलेख हैं वह स्कंद वर्मन की बात करते हैं। वह बताते हैं कि इसका शासनकाल चतुर्थ सदी का जो दूसरा चरण था वहां हमें दिखता है। तो स्कंद वर्मन, उसके बाद बुद्ध वर्मन, उसके बाद बुद्धाशंकर और जो दूसरे पुत्र है विष्णुगुप्त, इन्होंने 340 से 350 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था। और उसके बाद हमें प्रयाग प्रशस्ति मिलेगी जो कि विष्णुगुप्त से ही कनेक्टेड होगी। मतलब प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहली बार हमें विष्णुगुप्त का वर्णन मिलेगा। यह सारी बातें बताते हैं प्राकृत अभिलेख। यह सिंहवर्मन से प्रारंभ होते हैं। अब हम देखते हैं जो संस्कृत अभिलेख हैं वह क्या बताते हैं। संस्कृत अभिलेखों के अनुसार जो इनका वंश क्रम है उसमें सबसे पहला नाम आता है स्कंद वर्मन का। यहाँ स्कंद वर्मन है और यहाँ स्कंद वर्मन, तो यह सिंहवर्मन, स्कंद वर्मन, इनकी चर्चा नहीं करते हैं। प्रारंभ इनका होता है स्कंद वर्मन से। उसके बाद यह भी बुद्ध वर्मन, विष्णुगुप्त और कुमार विष्णु प्रथम की बात करते हैं। तो जो प्राकृत अभिलेख हैं वह सिंहवर्मन से प्रारंभ होते हैं, जो संस्कृत अभिलेख हैं वह स्कंद वर्मन से प्रारंभ होते हैं। कुल मिलाकर जो स्कंद वर्मन है वही इस वंश का सबसे पहला और सबसे प्रतापी राजा हमें मिलता है। मतलब प्रतापी रूप में या प्रभावित रूप में सबसे पहला राजा हमें स्कंद वर्मन मिलेगा। हालांकि जो प्राकृत अभिलेख हैं वह पहले के भी कुछ राजाओं का वर्णन हमें बताते हैं। तो हम देखते हैं स्कंद वर्मन प्रथम से, उसके बाद विष्णुगुप्त हमें मिलेंगे। और विष्णुगुप्त के समय हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने विष्णुगुप्त पर आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई। उसके बाद कुमार विष्णु प्रथम हमें मिलेंगे। कुमार विष्णु प्रथम के बाद विष्णु वर्मन मिलेंगे। विष्णु वर्मन जो हैं इनके समय एक अभिलेख हमें मिलेगा, बेलूर पाल्यम का अभिलेख। इसमें चोल साम्राज्यों का विवरण है और चोलों को कहा गया है तन्याड़, पवाड़, वाग्नी, क्योंकि इस समय जो चोल थे उन्होंने कांची पर आक्रमण किया था। तो विष्णुवर्धन के समय चोलों का आक्रमण हुआ था कांची के क्षेत्र पर और इनका विवरण हमें बेलूर पाल्यम अभिलेख में मिलता है। फिर राजा बनेंगे कुमार विष्णु द्वितीय, जो कि 5वीं सदी के आरंभ से प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेंगे। उसके बाद स्कंदवर्मन द्वितीय, फिर मिलेंगे सिंहवर्मन, इन्होंने 436 से 457 ईस्वी तक शासन को संभाला था। सिंहवर्मन के समय हम देखते हैं तो जो जैन कृति है लोक विभाग उसकी रचना की गई। सिंहवर्मन के समय इस वंश को जो पाण राजवंश था
उससे खतरा उत्पन्न हो गया था और इसी कारण जो सिंह वर्मन थे उन्होंने गंग वंश के हरिवर्मन को राजस्व प्रदान किया, जिसके कारण यह पश्चिमी तरफ से सुरक्षित हो गए। फिर मिलेंगे कंदवर्मन तृतीय, उसके बाद नंदीवर्मन प्रथम, शांतिवर्मन, चंडंड सिंह वर्मन 550 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इन्हीं को दरअसल वास्तविक संस्थापक माना जाता है पल्लव राजवंश का। के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन को संभाला था। तो स्कंद वर्मन का नाम हमें सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद के जो प्रमुख राजा हैं उन सबको हमने देख लिया है। सबसे पहला इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह सिंह वर्मन है, जिसने 550 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को संभाला था। तो यह सारे प्रमुख राजा हैं जो पल्लव राजवंश से कनेक्टेड हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे हमें जो युवराज तो बने लेकिन कभी राजा नहीं बन पाए। अब यह सब कुछ इतना डिटेल से कराने की क्यों जरूरत है? क्यों हमें एक एक राजाओं का क्रम देखना है? क्यों हमें युवराजों को देखना है? ऐसे युवराजों को देखना है जो कभी राजा नहीं बने? इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत में जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन किस वंश से कनेक्टेड है और कौन किसके बाद आ रहा है। एक तो नाम को लेकर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, कई बार एक ही जैसे नाम कई वंशों में मिल जाएंगे आपको, तो समय काल आपको ध्यान रखना होगा उनका कि कौन किस समय काल में है। दूसरा, आपको ध्यान रखना होगा कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर युद्ध बहुत होंगे उत्तराधिकार को लेकर, तो उसके लिए हमें राजाओं का क्रम भी ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल से करवा रहा हूं जिससे कहीं से कुछ भी पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो और आसानी के साथ आप उसका आंसर कर पाएं। तो ऐसे युवराज जो कभी राजा ही नहीं बने, इनमें फिर कूर्चवर्मन, कुमार विष्णु, कंदवर्मन प्रथम, वीरवर्मन प्रथम, कंदवर्मन द्वितीय, विष्णु गोपवर्धन प्रथम, सिंह वर्मन और विष्णु गोपवर्धन द्वितीय। यह पहला वाला सिंह वर्मन है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में सिंह वर्मन या जो ज्यादा फेमस है सिंह विष्णु के नाम से, यही वास्तविक संस्थापक है क्योंकि इन्होंने अमनी सिंह की उपाधि धारण की और जो काशाकुंडी दान पत्र है उसके अनुसार इन्होंने कलभ्रों को, चोलों को, पांड्यों को और सिंघल देश के राजाओं को पराजित किया था। इसीलिए वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को यह समर्थन देते थे। इन्हीं के समय में जो मामल्लपुरम का वराह मंदिर है उस मंदिर का निर्माण हुआ और इन्हीं के समय काल में जो किराता नृजियम है उसकी रचना हारव ने की थी। एक तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किरातार्जुनियम की रचना किसने की? हारव ने की। मामल्लपुरम वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सिंह वर्मन को। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह वर्मन को, या हम कहें सिंह विष्णु को। उसके बाद राजा बने महेंद्र वर्मन प्रथम। 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन व्यवस्था को इन्होंने संभाले रखा। यह सिंह विष्णु के पुत्र थे और उनके बाद उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। इन्होंने अपने समय काल में युद्ध और शांति दोनों तरह की नीतियों को अपनाया। इनके विषय में अगर हम देखें तो मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर ऐसी उपाधियां इन्हें मिली हुई है। इन्हीं के समय जो पल्लव राजवंश है और जो चालुक्य राजवंश है उनके मध्य एक बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ। जो चालुक्य राजवंश था उनका राजा था पुलकेशिन द्वितीय और जो पल्लव राजवंश था उनका राजा था महेंद्र वर्मन। इन दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। महेंद्र वर्मन एक महान निर्माता थे, एक कवि थे और एक संगीतज्ञ भी हमें मिलते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की है, मत विलास प्रहसन, और यह एक हास्य ग्रंथ है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। इसके अलावा जो कापालिक हैं, शैव धर्म से संबंधित, जो भिक्षु हैं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित, उन पर इन्होंने व्यंग्य किए हैं। इनके समय काल में जो संगीतज्ञ हैं रुद्राचार्य, वह इनके गुरु थे और उन्हीं से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। महेंद्र वर्मन ने पर के प्रभाव से जैन मत का परित्याग किया था और शैव मत को धारण किया था। तो महेंद्र वर्मन से संबंधित यह सब प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। महेंद्र वर्मन के बाद देखें नरसिंह वर्मन प्रथम को 630 से 668 ईस्वी तक यह शासन को संभालते हैं। नरसिंह वर्मन इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा हमें मिलते हैं। जो वादामी के चालुक्य हैं उन पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया और अपनी जीत के फलस्वरूप एक विजय स्तंभ की भी स्थापना की। चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय था। उसके समय नरसिंह वर्मन का द्वंद्व हुआ। पीछे हमने देखा महेंद्र वर्मन के समय विवाद प्रारंभ हो चुका था। नरसिंह वर्मन के समय जो पुलकेशिन द्वितीय हैं
वह पराजित हो जाते हैं। और जो यह पराजय है चालुक्यों की, इसका उल्लेख हमें जो वादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर है उसके पीछे जो पत्थर है उस पर उत्कीर्ण हुआ या लिखा हुआ हमें मिलता है। इन्होंने परियार, चूरमार और मणिमंगलम 3 युद्धों में लगातार पुलकेशिन को पराजित किया और उसके बाद उसकी पीठ पर विजयाक्षर लिखकर छोड़ दिया। बाद में जो पुलकेशिन द्वितीय है इस अपमान को सह नहीं पाता है, क्योंकि बार बार उसको युद्ध में पराजित किया जा रहा था और बाद में उसकी पीठ पर भी विजयाक्षर लिख दिया। तो बाद में पुलकेशिन द्वितीय आत्महत्या कर लेगा नदी में डूबकर। जब इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया तो उपाधि धारण की वातापी कोंडा की। कोंडा की चर्चा हमने की थी, यह शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ विजेता के रूप में। तो वातापी कोंडा की उपाधि धारण की और महामल्ल की भी उपाधि धारण की। चालुक्य वंश को पराजित करने के बाद इन्होंने जो सिंघल देश है वहां के राजा मानवर्मन को भी सेना सहायता के लिए भेजी थी और इनके समय एक शक्तिशाली नौसेना भी हमें दिखती है। इनकी सहायता से जो मानवर्मन थे इन्होंने सिंघल के राजवंश पर अधिकार स्थापित किया और यह भी नरसिंह वर्मन की एक बड़ी विजय मानी जाती है। इस विजय का उल्लेख काशा कुकुड्डी, तामपत्र और महावंशा इन दोनों ग्रंथों में हमें मिलती है। आपको याद हो दीपावंशा और महावंशा यह दोनों श्रीलंका के ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में अशोक का विवरण हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो महावंशा का 43वां अध्याय है उनके अनुसार जो लंका का राजा था या राजकुमार था पहले मानवर्मन, इसकी सहायता की नरसिंह वर्मन ने, जिसकी मदद से यह राजा बना और इसीलिए जो मानवर्मन है वह हमको नरसिंह वर्मन के दरबार में भी मिलता है। मतलब एक तरह से इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी नरसिंह वर्मन की, या हम कह सकते हैं राजनैतिक संबंध स्थापित कर लिए थे नरसिंह वर्मन के साथ। लेकिन क्रम जो इसका है वह नरसिंह वर्मन के नीचे है, तो इसीलिए यह हमको नरसिंह वर्मन के दरबार में मिलता है। इन्हीं के समय जो महाबलीपुरम का एकात्म रथों का निर्माण है वह भी करवाया गया। इनके साम्राज्य में जो महाबलीपुरम है वही सबसे पहला बंदरगाह स्थापित हुआ। न केवल भारत में, भारत के बाहर भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी शिक्षाओं का विस्तार किया। सिंघल देश पर इसका प्रभाव हम देख रहे हैं। इन्हीं के समय जो चीनी यात्री हैं वेनसांग, वह कांची में आए थे और बहुत लंबे समय तक वहां पर वह निवास किए और उन्होंने भारत के विषय में या पल्लव साम्राज्य के विषय में काफी कुछ बताया है। नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय हमें मिलेंगे। 668 से 670 ईस्वी तक यह शासन को संभालेंगे। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 695 तक, नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 728 तक, परमेश्वर वर्मन द्वितीय 728 से 731 तक और उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय हमको मिलेंगे। सबसे पहले हम देखें नरसिंह वर्मन द्वितीय को, जो आपके महेंद्र वर्मन द्वितीय हैं। इसके अलावा जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय हैं, इनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है और ना ही परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। हम इसके बाद जो राजा देख रहे हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन के समय हम देखें तो जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण हुआ। महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है यह बहुत फेमस है, इसका भी निर्माण हुआ। इसके अलावा यह वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और इन्हीं के समय जो वैष्णव संत हैं तिरुमंगाल अलवार वह हमको मिलते हैं। इन्होंने चीन में अपना दूत मंडल भी भेजा और जो चीनी यात्री हैं उनके लिए नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया। राज सिंह, शंकर भक्त, आगमप्री ऐसी प्रसिद्ध उपाधियां इनको मिली हुई हैं और जो संस्कृत के महान लेखक हैं तंडिन वह इनकी राज्यसभा में उपस्थित थे। नरसिंह वर्मन के बाद हम देखेंगे नंदी वर्मन द्वितीय को, जो आपके परमेश्वर वर्मन थे। इसको आप पीछे से देखिए। हमने देखा महेंद्र वर्मन द्वितीय को ज्यादा जानकारी नहीं है, परमेश्वर वर्मन प्रथम को इनके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर राजा बनेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तथ्य इनसे पूछे जाते हैं। फिर बनेंगे परमेश्वर वर्मन द्वितीय और उसके बाद राजा बनेंगे नंदी वर्मन द्वितीय। तो अब हम नंदी वर्मन द्वितीय के विषय में देख रहे हैं। तो जो आपके परमेश्वर वर्मन थे इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके कारण जो दूसरी शाखा थी पल्लवों, उसके राजकुमार को चुना गया। तो जो आपके नंदी वर्मन द्वितीय है यह दूसरी शाखा से कनेक्टेड है। तो जो सिंह विष्णु की शाखा थी उस शाखा से कनेक्टेड हमको नहीं मिलेंगे, बल्कि
जो भीम वर्मा की शाखा थी उस शाखा से हमको यह कनेक्टेड मिलेंगे। और इन्होंने पल्लव मल की उपाधि धारण की। हुआ क्या, जो आपके परमेश्वर वर्मन थे यह अचानक से बीमार पड़े और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो परमेश्वर वर्मन थे इनका अपना कोई वंशज नहीं था, तो दूसरी शाखा जो थी भीम वर्मा वाली शाखा, उस शाखा के एक राजा थे या उत्तराधिकारी थे नंदी वर्मन द्वितीय। तो जो जनता थी या जो पल्लव साम्राज्य के लोग थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्यों ना दूसरी शाखा के एक व्यक्ति को ही नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इनका अपना उत्तराधिकारी नहीं है। तो इन्होंने दूसरी शाखा के नंदी वर्मन द्वितीय की नियुक्ति की और उसने सिंह विष्णु की शाखा की बागडोर संभाली। नंदी वर्मन द्वितीय ने सांची के मुक्तेश्वर मंदिर का, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया और यह भी एक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनके समय भी हमें तिरुमंगलार अलवार मिलते हैं। तो हमने देखा नंदी वर्मन द्वितीय को 731 से लेकर 795 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें मिलता है। उसके बाद आएंगे दंती वर्मन 795 से 846 ईस्वी तक यह शासन को संभालेंगे। फिर नंदी वर्मन तृतीय 846 से 869 तक, नरपदुंग वर्मन 869 से 820 ईस्वी तक। फिर अंत में अपराजिता वर्मन मिलेंगे 880 से 897 ईस्वी तक। अपराजिता वर्मन ही सबसे अंतिम प्रभावशाली राजा हमें दिखेंगे पल्लव साम्राज्य के। तो हम देखते हैं नंदी वर्मन तृतीय को 846 से 869 तक यह शासन को संभालते हैं। हम दंती वर्मन को नहीं देख रहे हैं क्योंकि दंती वर्मन से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। नंदी वर्मन तृतीय यह शैव मत का अनुयायी है, शैव मत को यह मानने वाला है। इससे पहले हम देख रहे थे कि वैष्णव धर्म का प्रभाव पल्लव राजवंश में काफी था, लेकिन नंदी वर्मन तृतीय के समय यह स्थान शैव धर्म ले लेगा। जो तमिल साहित्य हैं उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया और जो इनकी राज्यसभा है उसमें जो तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं संत पेरुंदेवनार वह रहते थे और उन्होंने भारत वेड़वा नामक एक ग्रंथ की रचना की है। दंती वर्मन के विषय में भी एक हम तथ्य देख लेते हैं जो शायद पूछ लिया जाए। तो जो बेलूरा पाल्यम अभिलेख है उस अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार माना गया है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके पूछे जाने की संभावना है। इस वंश का जो अंतिम प्रभावशाली राजा हमको मिला वह है अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन के बाद यह वंश कहीं न कहीं समाप्त हो गया या इस वंश का विघटन हो गया। तो इस तरह से प्रमुख राजाओं को हमने देख लिया है। अब हम यह समझें कि यह किस समय काल में था। या इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वंश का समकालीन जो दूसरा वंश है अन्य क्षेत्रों में वह कौन सा है। तो इनके समय काल में अगर हम देखें चोल राजवंश हमको मिलता है, लेकिन चोल उस समय बहुत बुरी दशा में थे। जो कलभ्र थे वह इनको प्रताड़ित कर रहे थे और कलभ्रों का एक राजा था अच्यु विक्रांत। इसी कारण जो चोल साम्राज्य है वह 9वीं सदी तक उभर कर नहीं आ सका। पांड्यों के विषय में देखें तो पांड्यों को भी जो कलभ्र राजवंश है यह प्रताड़ित कर रहा था और इनको भी इसने हटा दिया था। वहीं अगर जो पश्चिमी गंग हैं उनको देखें तो मैसूर के जो पश्चिमी गंग हैं वह समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के बाद काफी मजबूत हो गए और अपने क्षेत्रों का उन्होंने विस्तार किया। एक वंश और जो पश्चिमी गंग वंश है इसके विषय में थोड़ा अगर हम और जानना चाहें तो इसका संस्थापक हमें मिलेगा कोंगनु वर्मन 350 से 400 ईस्वी तक यह शासन को संभाले था। राजधानी इनकी कोलार थी और इन्हीं के समय जो तत्तक सूत्र है या काम सूत्र से कनेक्टेड एक ग्रंथ है तत्तक सूत्र, उसकी व्याख्या हमें मिलती है। मतलब काम सूत्र जो ग्रंथ है इसकी व्याख्या की गई तत्तक सूत्र ग्रंथ में, वह हमको कोंगनु वर्मन के समय मिलता है। कोंगनु वर्मन के बाद हरिवर्मन हमें मिलते हैं जो कि 450 से 460 ईस्वी तक शासन को संभालते हैं। इनका जो पल्लव साम्राज्य के राजा हैं सिंह वर्मन उनसे काफी अच्छा संबंध होता है। फिर मिलेंगे माधव वर्मन 450 से 500 ईस्वी तक यह शासन को संभालते हैं। माधव वर्मन के समय एक बड़ा परिवर्तन होता है कि जो गंग वंश है यह शैव धर्म को अपना लेता है। माधव वर्मन से पहले गंग वंश के लोग जैन धर्म को मान रहे थे। उसके बाद इनका राजा मिलेगा तुर्विनीत 540 से 600 ईस्वी तक यह शासन को संभालेगा। तो पश्चिम गंग वंश के राजाओं को भी हमने देख लिया। तुर्विनीत से संबंधित कुछ तथ्य देख लें तो आरवीत इनका दरबारी कवि था। चालुक्यों के साथ इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किया और गंग वंश और पल्लव वंश दोनों इस समय कनेक्टेड थे। तुर्विनीत ने जो किरातानुरियम है उसके 15वें सर्ग पर टीका भी लिखा है। एक ग्रंथ शब्दावतार उसकी भी रचना की है इन्होंने
और जो प्राकृत ग्रंथ है बृहत कथा उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। तो हमने पल्लव वंश के राजाओं को देख लिया और उस समय की जो अन्य शक्तियां हैं उनके विषय में भी हमने देख लिया। उन सभी तथ्यों को हमने देख लिया जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी के लिए यह काफी उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।